सो आज हम लोग OCM का 4th चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज में हम लोग पहला पार्ट देखेंगे जिसका नाम है बैंकिंग। सो बेसिकली बैंकिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला कौन सा है? प्राइमरी फंक्शंस एंड दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। ये मेन 2 फंक्शंस है हमारे बैंकिंग के। अगेन वी विल सी दैट द प्राइमरी फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला कौन सा है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में वापस 2 टाइप्स पढ़ते हैं। हम लोग किस 2 टाइप्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बैंकिंग में? एक है टाइम डिपॉजिट एंड दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 टाइप के टाइम डिपॉजिट है। सबसे पहला कौन सा है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। हमारे लोन्स एंड एडवांसेस में भी 2 टाइप है। एक हमारा था क्या? लोन्स और दूसरा है एडवांसेस। इसके भी 3 टाइप पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। लोन 3 टाइप में दिया जाता है। एक है शॉर्ट पीरियड, एक है मीडियम पीरियड और दूसरा है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब लेस देन 1 ईयर, मीडियम मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक एंड लॉन्ग मतलब 5 years एंड मोर। एडवांसेस में भी वापस 3 टाइप है। सबसे पहला ओवरड्राफ्ट जो बिजनेस पर्सन को दिया जाता है, दूसरा कैश क्रेडिट एंड थर्ड वन इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये हमारा हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ बैंकिंग हो गया। प्राइमरी फंक्शंस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड सर्विसेज। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में वापस टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट एक होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है और लोन्स एंड एडवांसेस में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एंड ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी हम लोग देखेंगे हमारे सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है। सेकेंडरी फंक्शन बताओ। एक है एजेंसी फंक्शनिंग और दूसरा यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन में बताओ क्या क्या आएगा? पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स। कितने पार्ट है? 5। यूटिलिटी फंक्शन में 6। यहाँ पे कितने हैं? एजेंसी में 5 है। ठीक है, सबसे पहला पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। पीरियोडिकल पेमेंट एंड कलेक्शन। दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दूसरा, तीसरा फंड्स ट्रांसफर। इसके बाद डीमटेरियलाइजेशन। उसके बाद है फॉरेक्स। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन में बताओ सबसे पहला इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। उसके बाद लॉकर फैसिलिटी। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, देन गिफ्ट्स चेक्स, देन underwriting, then gold related services। ठीक है, 1 by 1 समझते फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था बैंकिंग है सबसे पहला। बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स एंड सर्विसेज। 1 by 1 देखते हैं कि डिपॉजिट्स में कौन से टाइप है और उसको कैसे कैसे समझा जाता है या यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहला आता है टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स मतलब हम लोगों ने हमारा पैसा बैंकिंग में कुछ फिक्स समय के लिए रखा हुआ है। अभी उसमें सबसे पहले आता है फिक्स डिपॉजिट वाला सिस्टम। फिक्स डिपॉजिट में
नंबर ऑफ डेज के टेन्योर होते हैं, जैसे कि 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 365 डेज, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये फिक्स टेन्योर के लिए हम लोग वन टाइम मतलब लमसम अमाउंट हमारा इन्वेस्ट करते हैं, और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर विथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हमें वापस किया जाता है। ये एक टाइप हुआ। यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहेगा एंड फिक्स टेन्योर रहेगा। आफ्टर द टेन्योर मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी मतलब हमें हमारा भरा हुआ पैसा उसके साथ इंटरेस्ट वापस किया जाता है। दूसरा है टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट। अभी यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट में क्या हो रहा है, हम लोग एक साथ हमारा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे, हम लोग हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक में हमारे उस अकाउंट में जमा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंक में वो आरडी जो रिकरिंग डिपॉजिट है 3 साल का होता है, कहीं पे 4 साल का, कहीं पे 5 साल का। एज्यूम करते हैं कि 5 साल का मेरा रिकरिंग डिपॉजिट है, मतलब हर महीने मैं एक फिक्स अमाउंट, ठीक है, एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ रिकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट में डाल रहा हूँ। ऐसे करके साल में मैं 12,000 और 5 साल का 60,000 रुपीज़ वहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो 60,000 भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट अमाउंट, जो उस मेरे पैसे के ऊपर आया है मुझे 5 साल बाद वापस किया जाए और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे 2 टाइप के टाइम डिपॉजिट है। उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड डिपॉजिट में 2 टाइप के डिपॉजिट है, एक है सेविंग अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। तो बेसिकली सेविंग अकाउंट हर एक इंडिविजुअल्स निकाल सकता है, बट फॉर करंट अकाउंट हमें हमारा कोई तो बिजनेस होना चाहिए या प्रोफेशन होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड है, और उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी लोगों के लिए होता है। सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का कुछ बेनिफिट एंड कुछ एडवांसेस वगैरह चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट सबके लिए होता है, इंडिविजुअल हर एक जो भी है निकाल सकते हैं, इवन दो माइनर ऑल्सो कैन टेक द अकाउंट इन द बैंक। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम मोटिवेट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब आपके जो पैसे वहाँ पे जमा है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट दिया नहीं जाता है, बिकॉज दैट इज़ फॉर द बिजनेस पर्पजेस दिया जाता है, और ये बिजनेस में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है बैंकिंग में, दैट्स वाई यहाँ पे कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न होता है। ये अकाउंट निकालने के लिए बिजनेस चाहिए, ये अकाउंट हर एक इंडिविजुअल निकाल सकता है। दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। बैंकिंग सिस्टम में हम लोन्स ले सकते हैं। देयर आर वेरियस पर्पजेस ऑफ लोन्स अवेलेबल। होम लोन है, एजुकेशनल लोन है, कमोडिटी लोन है, कार लोन है, लैंड लोन है एंड नंबर ऑफ अदर लोन्स भी है। बट ये लोन्स हम लोग डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसको बोला जाता है, जिसका ड्यूरेशन, जो लोन पीरियड का ड्यूरेशन 1 साल से कम है, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। कौन से ऐसे लोन हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है। ये जो कमोडिटी लोन्स है उसका टेन्योर 1 साल से कम हो सकता है। उसके बाद आता है मीडियम टाइप ऑफ लोन्स जो 1 साल से लेकर 5 साल तक होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे कार लोन आते हैं या फिर एजुकेशनल लोन आते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन, मतलब 5 साल से ज़्यादा। यहाँ पे सबसे प्राइमरीली जो लोन आता है वो होता है होम लोन, जो कि हम लोग घर लेते हैं तो घर का टेन्योर 15 साल, 20 साल या 25 साल तक हो सकता है। दूसरा होता है बिजनेस लोन, वो भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एडवांसेस। तो एडवांसेस में हम लोगों ने देखा है ओवरड्राफ्ट। ये जो फैसिलिटीज़ है ये करंट अकाउंट पे दी जाती है। बिजनेस पर्पसेस के लिए कभी कभी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत लग सकती है, एक महीने के लिए या 2 महीने के लिए। फॉर दैट पर्पजेस मेरे पास अगर 5 लाख रुपया है मेरे अकाउंट में, तो बैंक्स ऑन अबव दैट अमाउंट कुछ अमाउंट मुझे एज ए लोन करके दे सकती है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ है, मेरे पैसे से भी ज़्यादा पैसे मुझे बैंक क्या कर सकते हैं, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन यूज़ करने के लिए एज ए लोन करके दे सकती है, जिसको हम लोग एडवांसेस बोलते हैं। उसके बाद है कैश क्रेडिट, मतलब कुछ कामों के लिए मुझे अगर कैश की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हम लोग उसके लिए एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वेरेवर आई रिक्वायर्ड आई कैन विड्रॉ द कैश विच इज़ नॉट इन माई ओन अकाउंट। ये मुझे बैंक एज ए लोन करके दे रही है, बट इट इज़ प्री अप्रूव्ड या प्री सैंक्शनड अमाउंट है, जो मैं क्रेडिट कार्ड से निकाल के यूटिलाइज कर सकता हूँ कोई भी काम के लिए। उसके बाद है डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस, मतलब बैंकिंग सिस्टम जो बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग इट फॉर रिजॉल्विंग देयर ट्रांजेक्शन विद द अनदर बिजनेस। मतलब मैं अगर कोई बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और कुछ पेमेंट मुझे करना है, बट वो मैं थ्रू बैंक कर रहा हूँ, सो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट बैंक्स हेल्प आउट इन द बिजनेस टू डू द पेमेंट। तो ये डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिजनेस पर्पज के लिए करंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस आ रहा है। एजेंसी फंक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा हुआ है कि एजेंसी फंक्शन का सबसे प्राइमरी जो है पीरियडिकल पेमेंट एंड कलेक्शन। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी लोन लिया हुआ है, तो उस लोन का मुझे हर महीने EMI भरना पड़ेगा। कहाँ से भरूंगा, तो वो मेरे अकाउंट से जाएगा। ये मुझे बैंक फैसिलिटेट करेगी कि हर महीने आपके अकाउंट से हम लोग आप EMI भर सकते हो। EMI हो सकता है आपका लाइट बिल, हो सकता है आपका कार का EMI हो सकता है,
आपका हाउसिंग रेंट हो सकता है या नंबर ऑफ अदर पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होगा। तो पीरियडिकल पेमेंट ये एक पार्ट हुआ। दूसरा है कलेक्शन, जैसे कि आपके अकाउंट में रेंट आ भी सकता है, आपको कोई चीज़ का बेनिफिट आ सकता है, जैसे कि शेयर से अगर मेरे किसी कंपनी में तो उसका डिविडेंड आ सकता है, बोनस आ सकता है, नंबर ऑफ अदर पेमेंट्स दैट आर पीरियडिकली कमिंग इन माय अकाउंट, तो वो कहाँ पे आ सकता है, कलेक्शन में। आपकी सैलरी हो सकती है, आपका रिटायरमेंट का पेंशन हो सकता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आएगी। दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये पोर्टफोलियो जो वर्ड है दैट कंप्राइज ऑफ, जैसे कि आप होटल में जाने के बाद थाली ऑर्डर करते हो, उस थाली में क्या होता है, चपाती होता है, 2 भाजी होता है, दाल चावल अचार पापड़ एंड एक स्वीट भी हो सकता है, तो दैट कंप्राइज ऑफ फुल थाली, मतलब कंप्लीट मील हम लोग जिसको बोल सकते हैं। सिमिलरली इन इन्वेस्टमेंट फील्ड, आइदर सेविंग फील्ड, ये पोर्टफोलियो वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स इन पोर्टफोलियो आई हैव नंबर ऑफ अदर ऑप्शन, जैसे कि मैंने रिस्क वाला ऑप्शन, जैसे शेयर्स खरीदे हुए, लोअर रिस्क वाला ऑप्शन मतलब फिक्स डिपॉजिट लिया हुआ है, मैंने आरडी भी लिया हुआ है, मैंने म्यूचुअल फंड्स भी खरीदा हुआ है, मैंने इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, दैट कंप्राइज द फुल पोर्टफोलियो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है जो बैंक प्रोवाइड करती है, अदर लोगों के लिए भी होता है, बट मोस्टली ये यूटिलाइज किया जाता है हाई नेट इंडिविजुअल्स लोगों की तरह, मतलब जिनको हम लोग HNI बोले जाते हैं। उसके बाद है फंड ट्रांसफर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एक अकाउंट, बैंक में कितने अकाउंट हो सकते हैं, तो एक बैंक में हमारे नंबर ऑफ अकाउंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा हो सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट, अगर मैं सैलरी या कोई भी इंडिविजुअल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करता ही है। दूसरा, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए लगेगा उसको करंट अकाउंट। तीसरा, अगर उसने कोई होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन का अलग से अकाउंट एक ओपन किया जाता है। चौथा अकाउंट हो जाता है कि अगर वो PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट का स्कीम जो हम लोग बैंक के थ्रू परचेस कर सकते हैं, PPF का एक अलग से अकाउंट हो सकता है। और कौन सा, और एक डीमैट अकाउंट हो सकता है जिसमें हम लोग शेयर्स की ट्रेडिंग एंड परचेस एंड सेल कर सकते हैं। अभी इतने सारे अकाउंट्स अगर मैं एक ही बैंक में ओपन कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मैं मेरे सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग बैंक में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेविंग बैंक से मैं PPF अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, या सेविंग बैंक से मैं करंट या फिर मेरे होम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये जो फंड ट्रांसफर वाला ऑप्शन है, आई कैन ट्रांसफर माई ओन फंड इन माई ओन अकाउंट्स, आइदर आई कैन ट्रांसफर माई फंड्स इन एनीबडी अदर्स अकाउंट, मतलब मुझे अगर किसी और को पैसे ट्रांसफर करने, दैट फंक्शन ऑल्सो गिवन टू मी बाय एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद आता है डीमटेरियलाइजेशन, मतलब शेयर्स मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है मेरे अकाउंट में, दैट इज डीमटेरियलाइज। अगर मैं उसको इन कैश कर रहा हूँ, कैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियलाइजेशन ऑफ माई फंड्स। तो शेयर्स अकाउंट जो डीमैट अकाउंट हमारा होता है, दैट विल कम अंडर डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है फॉरेक्स। फॉरेक्स ये वर्ड जो है FOR, इट इज स्टैंड फॉर फॉरेन, EX स्टैंड फॉर एक्सचेंज, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ अगर मेरा कोई ट्रेड हो रहा है तो उस टाइम फॉरेन रिजर्व जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ प्रोडक्ट भेजा हुआ है USA, तो USA से मुझे जो पेमेंट होगा तो डॉलर में होगा, दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है तो रुपी में चाहिए। सो माई बैंक विल हेल्प मी आउट इन ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट फ्रॉम डॉलर टू रुपीज़। तो ये फॉरेक्स वाला जो सिस्टम है बैंकिंग मुझे एजेंसी फंक्शन थ्रू प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आता है यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शन में सबसे पहला आता है इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स। अगर आप कोई भी बैंक में अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो, सो यू कैन टेक द फैसिलिटी ऑफ चेक पेमेंट, मतलब अगर मुझे किसी को आज की डेट में पेमेंट करना है तो आई कैन यूज़ द चेक इन हिज ओन नेम, आइदर कंपनी नेम, और उसको मैं पेमेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली देयर इज अ ड्राफ्ट, दोनों का सेम ही यूज़ है। तो इश्यू ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट, इट इज़ अ यूटिलिटी फंक्शन बाय द बैंक। दूसरा होता है लॉकर फैसिलिटी। अगर मुझे कुछ सामान मेरा सेफ रहना चाहिए ऐसे लगता है तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मी द लॉकर फैसिलिटी, जहाँ पे मैं मेरा सामान रख सकता हूँ। दैट में भी द गोल्ड, डायमंड, पैसे है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बैंक मुझे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उस फैसिलिटी के बदले मुझे साल का कुछ एक अमाउंट एज अ फीस करके बैंक को पे करना पड़ता है। ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। जैसे कि अगर मुझे कोई नया बिजनेस चालू करना है तो उस बिजनेस का एक प्रोजेक्शन होता है कि मेरा बिजनेस ये प्रोडक्ट है, दिस विल बी द ओनर, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आई एम गोइंग टू रिक्वायर, दिस वे आई विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, इस तरीके से मैं सेल करूंगा, इसके बाद मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और उससे इतना बेनिफिट या प्रॉफिट हो सकता है। एक प्रोजेक्शन देना पड़ता है बैंक को ताकि बैंक आपको लोन दे सके। उसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक आपको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प आउट भी कर देती है। उसके बाद आते हैं गिफ्ट चेक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स देते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें गिफ्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट बैंकिंग सिस्टम ने एक फंक्शन चालू किया जो था गिफ्ट चेक। एम्प्लॉयर वो परचेस करके अपने एम्प्लॉय को दे सकता है और एम्प्लॉय वो बैंक से अमाउंट इन कैश कर सकते हैं या फिर उस चीज़ से कोई तो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये जो था सिस्टम
जो यूटिलिटी फंक्शन में आता है वो है गिफ्ट चेक। वॉट एवर अमाउंट इट मे बी, आप उसके अमाउंट का पेमेंट बैंक को करेंगे तो बैंक आपको चेक दे सकती है जो आप किसी को भी गिफ्ट करके दे सकते हो। उसके बाद आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब वैल्यूएशन ऑफ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिसर होता है जो अंडर राइटर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज़ गिरवी रख के उससे अगर लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, so what will be the amount of the gold and how much amount of loan should be given, that is decided by the underwriter। तो ये उसका काम है, ये फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन में आता है। उसके बाद आता है गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज में दो टाइप्स है। एक तो बैंक आपको हेल्प आउट करती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा आपको जो आपके पास गोल्ड है उसके ऊपर लोन देने के लिए फैसिलिटेट करती है। मतलब अगर मेरे पास गोल्ड है और मुझे किसी चीज़ के लिए लोन लेना है तो बैंक में ये फैसिलिटीज़ है कि मैं वहाँ पे जाके उस गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले सकता हूँ, एंड दैट मनी आई कैन यूटिलाइज फॉर एनी ऑफ द पर्पजेस। दूसरा एक फैसिलिटी ऐसे है कि इंडिया जो ऐसी कंट्री है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए गोल्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स परचेस करना, जिसमें मेकिंग चार्जेस आएगा, टैक्स आएगा, ये सब चीज़ें जाएगी। एंड भाई इनकैशिंग इन मतलब जब बेचने की बात आएगी तब वो क्या होगा, उसमें थोड़ा आपको लॉस हो सकता है। फिर दूसरा सिस्टम आया कि गोल्ड में लोगों ने परचेस करना शुरू कर दिया बिस्किट्स, जहाँ पे मेकिंग चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। बट अगेन देयर इज अ चांसेस ऑफ थेफ्ट, कि चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, तो लॉस होगा। इसके बदले में फिर दूसरा एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने निकाला है जिसको बोला जाता है ETF, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड। यहाँ पे हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं बट फिजिकल फॉर्म में हमें गोल्ड नहीं मिल रहा है। दैट गोल्ड इज डिपॉजिटेड इन अवर डीमैट अकाउंट। हेलो, तो ये जो फंड है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज। जो ETF का रेट है, जो करंट मार्केट गोल्ड का रेट है, वही रहता है। एंड वाइल परचेसिंग आइदर वाइल सेलिंग मुझे ना GST भरना है, ना कोई सर्विस चार्जेस देना है, ना कोई मेकिंग चार्जेस देना है। तो ये गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज बैंकिंग में हमें मिल जाती है। तो हम लोगों ने आज पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम देखा है, तो आप देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, बाय।